जय प्रकृति दोस्तों, मैं महिपाल सिंह पर्यावरण सुरक्षा संघ से आपका साथी। मेरे प्रिय मित्रों, मैं पर्यावरण के विषय में अब तक की जो वीडियो बनाई उनमें हमारा समाज से रिलेटेड, क्योंकि प्रकृति से समाज जुड़ा रहता है, क्योंकि जो समाज सही है तो प्रकृति के बारे में सोच सकते हैं। जब हमारा समाज ही प्रकृति के नियमों के विरुद्ध काम करने पर उतारू हो जाए, प्रकृति के नियमों के खिलाफ काम करने लगे, तो फिर प्रकृति को बचाना तो असंभव हो जाएगा ना। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको कि प्रकृति का तो कोई कुछ बिगाड़ने को ठीक है, आप कुछ पल के लिए उसे नुकसान पहुंचा सकते हो। आपको लगता है कि हाँ, हमने कुछ प्रकृति का बिगाड़ दिया या पर्यावरण दूषित कर दिया, लेकिन प्रकृति तो जिस दिन अपने आप को बैलेंस करने पर उतारू होती है उस दिन कर ही लेती है। लेकिन वो फिर हमारे लिए भयावह हो जाता है। आज उसी से रिलेटेड मैं आपको एक संकेत या उसके एक नियम के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ज़रा सोचिए गहराई से कि प्रकृति अपने आप को बैलेंस करने के लिए कैसे काम करती है। देखो, प्रकृति के बारे में कोई ये कहने लगे कि मैं सर्वज्ञाता हूँ, कोई सर्वज्ञाता प्रकृति के बारे में नहीं हुआ है और ना ही हो पाएगा। हमारे जो ऋषि मुनि पूर्वज या साइंटिस्ट आज के युग के हैं, प्रकृति के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अधूरे रह जाती है। पूर्णतः जानकारी होना बड़ा असंभव सा है, और असंभव क्या, मुश्किल लगता है। हालांकि असंभव शब्द मेरी डिक्शनरी में मानव जीवन में मेरे लिए तो नहीं है, और ना ही मैं मानता हूँ इस बात को कि कुछ असंभव है। अगर जो आपको कुछ करना है, कुछ करने की लगन आपके अंदर है, तो सब कुछ संभव है। लेकिन प्रकृति के बारे में जहाँ तक मेरा ख्याल है, और मेरे क्या अब तक जितने भी लोगों का ख्याल है, उससे यही हासिल हुआ है कि पूर्णतः जानकारी प्रकृति के बारे में अभी तक किसी को नहीं है। आगे भविष्य में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अब से पहले जो हमारे ऋषि मुनि हुए थे, या हमारे जो आध्यात्मिक ज्ञानी थे, उन्होंने भी कोशिश की थी। कितना था जो उन्होंने लिखा, और उसी के सिद्धांत से हम आगे चले। आज भी हम ये तो जानते हैं कि प्रकृति अपनी धुरी पर घूमती है, और हमारी पृथ्वी जैसे न जाने कितने ग्रह और नक्षत्र या तारे हैं, इस आकाशगंगा, कितनी आकाशगंगाएं हैं, कितने में कितने ग्रह और तारे हैं, किनकी क्या जो है का तासीरें हैं, कौन सा गर्म है, कौन सा ठंडा है, किसकी कितनी दूरी है। बड़ा असंभव सा हो जाता है। हमने कुछ के बारे में जाना, मतलब हमारी जो वैज्ञानिक हैं हमारे, उन्होंने कुछ के बारे में जाना। मंगल ग्रह के बारे में जाना, उसकी दूरी कितनी है। मंगलयान भी बनाया, वहाँ भी गए। मेरा देश के ही नहीं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ मैं। जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो किया है, चंद्रमा के बारे में जाना, चंद्रमा की दूरी कितनी है।
चंद्रमा पे जीवन है या नहीं है, चंद्रमा पे हवा है या नहीं है, उतना आकार कितना है, पृथ्वी का आकार कितना है, वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण क्या है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण क्या है, इन बारों में जाना। लेकिन वहाँ क्यों नहीं है पानी, वहाँ क्यों हवा नहीं है, वहाँ जीवन क्यों नहीं है, या मंगल पर, मंगल की ज़मीन लाल क्यों है, वहाँ पे पानी क्यों नहीं है, वहाँ पे हवा क्यों नहीं है, वहाँ पे जीवन क्यों नहीं है। या हमारी जो पृथ्वी है, तीन जो ऋतु हैं उनमें किस तरीके से बदलाव आता है। कभी ठंडा है भाई, 4 महीने सर्द ऋतु रहती है, 4 महीने ग्रीष्म ऋतु रहती है, 4 महीने वर्षा ऋतु रहती है। ये पूरी पृथ्वी पे चारों ऋतुएं रहती हैं, अलग अलग समय पर रहती हैं। ऐसा नियम बना कैसे? इसको संचालित करने वाली शक्ति कौन है? इसके बारे में जानना अभी बहुत जरूरी है। एक और कि प्रकृति का नियम है कि कोई भी एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, कभी किसी एनर्जी को नष्ट नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से आज मैं जिस विषय पर पहुंचा हूं, जिस विषय के लिए आप बात करने वाला हूं, वो विषय है कि जो आत्मा है वो भी एक एनर्जी है और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा उतनी ही रहने वाली है जितनी कि शुरू में थी और उतनी ही आखिर तक रहेगी, यानी कि हमेशा रहेगी। जो कहते हैं ना, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा अनादि है, अंत विहीन है। हाँ, ये बात जरूर है कि उसकी भी जैसे एनर्जी की फॉर्म बदलती है, उसी तरीके से आत्मा भी अलग अलग रूपों में, तब मतलब अलग अलग आकारों में परिवर्तित हो जाती है। जैसे इस समय मैं मनुष्य में हूँ, इस शरीर के अंत के बाद में कोई भी जीव जो है का रूप धारण कर सकता हूँ, लेकिन आत्मा रहेगी। वो पशु पक्षी में भी, पेड़ों में भी, जितने भर भी सजीव हैं उनमें कन्वर्ट हो जाएगा। उनके रूप में जन्म लेना, फिर उनका नष्ट होना, फिर अगले उसमें जन्म लेना। हमने अब देखो एक छोटा सा उदाहरण है, अगर जो आप गहराई से सोचोगे तो आपको पता चलेगा। हमने कीटनाशकों का उपयोग किया। कीटनाशक का यूज करने की वजह से क्या हुआ, केंचुए और एक बरसात में जो है का गिजाई नाम की जो है का चीज़ होती थी, जिसे लाल रंग की कहते थे, कनकलूजा टाइप की होती थी, बहुत संख्या में होती थी। ये सब नष्ट हो गए, गौरवेला वगैरह ये जगह नष्ट हो गए, बहुत कम तादाद में रह गए। लेकिन उसके बदले में और कीड़े जो है का पैदा होने शुरू हो गए, जो कभी बहुत कम थे, आज उनकी संख्या बढ़ गई। पशु पक्षी घट रहे हैं, मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है। घनत्व तो बराबर ही रहना है, यानी कि जो जीव का घनत्व है या जी आत्मा का घनत्व है वो बराबर रहेगा। कभी इंसान के रूप में बढ़ेगा, कभी पशु पक्षी बढ़ेंगे, कभी कीट पतंगे बढ़ेंगे, लेकिन गिनती बराबर ही रहेगी। जंगल कटते हैं तो जंगल कटने की वजह से जो उपयोगी फसलें हैं उनकी तादाद बढ़ती है।
जहाँ जंगल होते हैं वहाँ फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा इस तरीके की फसलें थोड़ी होती हैं। लेकिन जंगल कटते हैं तो उनकी जगह ये फसलें शुरू हो जाती हैं। यानी कि जो जंगली यानी कि एक तरीके से जो पेड़ पौधे हैं उनकी संख्या उतनी ही रहने वाली है। जो पशु पक्षी घटते हैं तो उनकी जगह कभी मनुष्य बढ़ेगा, जलीय जीव बढ़ेंगे, बढ़ने हैं। यानी कि आत्मा का घनत्व उतना ही रहने वाला है जितना भी पहले रहता। आत्मा अजर अमर है, जैसा कि हमारे पूर्वजों ने कहा, वो बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है और हमेशा रहेगा। ये प्रकृति का नियम है कि आत्मा का जो घनत्व है वो बराबर रहने वाला है, न कम होगा न ज़्यादा होगा। इसलिए कहता हूँ प्रकृति ही ईश्वर है, सर्वव्यापी, सब कुछ इसी के द्वारा चलता है। कहाँ हवा है, कहाँ पानी है। आप बहुत गहराई से सोचिए और सोचने के बाद में आप इस नतीजे पर पहुंचोगे कि आपका जो माइंड है यानी दिमाग है वो कितनी खोज कर चुका, कितना पाया और कितना बाकी है पाना। किसी भी विषय पे अगर जो आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी विषय पे आप जो अगर खोज करना चाहते हैं, किसी के विषय में अगर जो सोचते हैं तो सोचते रहिए, कुछ ना कुछ नया मिलता रहे। तो मेरे भाइयों, सबसे पहली बात तो ये है, मैं आपसे जो है विनती करता हूँ कि प्रकृति को कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करिए। अगर जो आप प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं चलते हो, प्रकृति के नियमों को विरुद्ध काम करते हो, तो प्रकृति जिस दिन अपने आप को बैलेंस करती है उस दिन त्राहिम त्राहिम हो जाती है। कितने ही गवर्नमेंट ने भी की, बांध बनाए, गंगा यमुना जो बड़ी नदियों हैं उनके जो है का जो बहाव है उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नतीजा क्या? जिस दिन इन्हें अपना एरिया लेना होता है वो इस दिन बराबर कर देते। अभी देखो जगह जगह बाढ़ की स्थिति है और उन स्थितियों में लोग सोचते हैं ना पहले कि अब गंगा थोड़ी आने वाली है, अब जमुना थोड़ी इधर आएगी, अब तो बांध बन गया और बांध बनने की वजह से बंदा बना हुआ है, अब इधर नहीं आएगा पानी। जाया जमुना के किनारे पे, नदी के किनारे पे जाके मकान बना लिया। अरे भाइयों, ऐसा क्यों करते हो? तो बाद में जब बाढ़ें आती हैं नष्ट होता है, हानि होती है, तो कहते हैं मेरे तो पूरे जीवन की कमाई चली गई। तो ये कुछ अपने आप भी जो है का अपनी नुकसान पहुंचाने वाली बातें हैं। इन कामों को क्यों करने का? पहले जो लोग थे जो मकान बनाते थे या बसावट गांव जो बसाए जाते थे, उनकी इतनी दूरी रहती थी नदी से कि नदी का बहाव उन तक न पहुंचे। नदी क्योंकि पानी के लिए मुख्य स्रोत थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। उन्हें नदी से पानी की ज़रूरत थी, पानी लेना होता था पशुओं के लिए, अपने लिए, अपने जीवन यापन के लिए। तो वो ये इतनी दूरी रखते थे कि वहाँ से पानी भी वो ला सकें, यानी उस पानी को भी प्रयोग कर सकें, और जब बाढ़ की स्थिति हो तो उससे दूरी भी बनी रहे और साथ ही साथ उसे दूषित भी न हो, यानी कि जो रिहायश है उसका मलमूत्र जैसा पानी उसमें न जाए। लेकिन आज क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, नदियों के किनारे
कवर किए जा रहे हैं। जो नदी नाले हैं, जो गंदे नाले हैं, वो नदियों में डाले जा रहे हैं और उससे नदियाँ पॉल्यूटेड हो रही हैं, गंदगी बह रही है उनमें। तो नदी को अपने आप को स्वच्छ करना है तो बाढ़ आएगी, और बाढ़ आएगी तो वो तो कचरा बहा के ले ही जाएगी ना। उसे शुद्ध भी करना है अपने आप को। और फिर जब उसकी बहने की जो जगह है, जहाँ से उसका पानी का निकास है, जो रास्ता था उसका, वो तो कवर करोगे। जब कवर करोगे तो उसे अपने एरिया में बहने के लिए जगह चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। तो बाढ़ बनेगी तो कटान होगा, सीधी सी बात है, नुकसान होना ही होना। ये प्रकृति का नियम। तो प्रकृति की तरह द्वारा, जो प्रकृति एक पॉल्यूशन का सोर्स भी मैं कहता हूँ कि जो पहला सोर्स है प्रकृति है। तो प्रकृति के द्वारा जो पॉल्यूशन है, जो इस तरीके का तो मतलब कारण जो है क्रिएट होता है, जैसे बाढ़ का आना, ज्वालामुखी फटना, आंधी आना, तूफान आना या एसिड रेन होना, ये जो अत्यधिक चीज़ें होती हैं, ये कारण तो हमारे ही पैदा होती हैं, जो कि हमने पॉल्यूशन क्रिएट किया था। उस पॉल्यूशन को जो है हटाने के लिए प्रकृति अपने आप को बैलेंस करने के लिए इस तरीके की प्रक्रियाएं करती है, और उसे कोई रोक नहीं सकता। प्रकृति के प्रति कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, कोई नियम नहीं बन सकता। हम अपने आप को संभालें, प्रकृति के विरुद्ध ऐसे काम न करें। अगर जो हम करेंगे तो उसका खामियाजा भी भुगतेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय प्रकृति।